तिरंगे की लहराती शान और राष्ट्रगान की मधुर धुन जैसे ही सुनाई देती है, मेरे दिल में एक अजीब सी ऊर्जा और गर्व का एहसास होता है। बरसों से दिल में एक ख्वाहिश थी, काश मैं 15 अगस्त 1947 की वो ऐतिहासिक घड़ी अपनी आंखों से देख पाती। वो क्षण जब सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटी और हिंदुस्तान ने आज़ादी की सांसें ली। मैं उस दौर में तो नहीं थी, लेकिन इस प्रयास से मैंने कोशिश की है कि उस पल की भावनाओं को महसूस कर सकूं। ये मेरा पहला कदम है, अपूर्ण हो सकता है लेकिन पूरे सच्चे दिल से किया गया है। आपके सुझाव और मार्गदर्शन मेरे लिए अनमोल हैं। कृपया उन्हें मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्रा पर जरूर साझा करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन बलिदानों और संघर्षों की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, ताकि 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख न रह जाए बल्कि एक एहसास बन जाए। कहानी की शुरुआत होती है 1600 ईस्वी में, जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी बनी। नाम में तो कंपनी थी मगर काम में साम्राज्य। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ मसाले, कपड़े और रेशम खरीदने आए थे, लेकिन धीरे धीरे व्यापार से राजनीति और राजनीति से सत्ता तक पहुंच गए। 1757 की बैटल ऑफ पलासी, यहीं से असली खेल शुरू हुआ। बैटल ऑफ पलासी केवल एक युद्ध नहीं था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और फिर 1764 1764 की बैटल ऑफ बक्सर, इसमें कंपनी ने बिहार और उड़ीसा को भी कब्जे में कर लिया। हर जीत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच भी बढ़ा। उन्होंने भारतीय किसानों पर भारी कर लगाए, टैक्सेस लगाए, कच्चे माल को सस्ते में खरीदा और ब्रिटेन में बनाकर भारत में महंगे दामों में बेचा। भारत की बुनाई, कारीगरी और व्यापार सब बर्बाद होते चला गया। 1830 और 40 के दशक आते-आते कंपनी ने भारत के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शासन जमा लिया था। जहां राजे महाराजे बचे थे, वहां डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर उनकी रियासतें हड़पी जा रही थी। झांसी, सतारा, नागपुर एक-एक कर सब छीन लिए गए। इसी बीच ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक सिपाही भर्ती किए गए। ये सिपाही कंपनी के लिए लड़ते तो थे, लेकिन इनके दिल उनके हिंदुस्तान के लिए ही धड़कते थे। फिर 1853 और 54 में जब ब्रिटेन और रूस के बीच क्राइमियन वॉर छिड़ा, ब्रिटेन ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने का फैसला किया। नई एनफील्ड राइफलें बनवाई जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम थी, और इन राइफल्स को चलाने के लिए एक खास किस्म के कारतूस आए, और इन कारतूसों में छुपा था वही जहर जिसने 1857 में पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी थी। नई एनफील्ड राइफलें आई और उनके साथ आए नए कारतूस। ये कारतूस कागज में लिपटे होते थे और इन्हें बंदूक में भरने के लिए सिपाहियों को पहले मुंह से इन्हें काटना पड़ता था। लेकिन फिर खबर फैली कि इन कागजी खोलों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम। यानी ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये था आत्मसम्मान पर सीधा हमला। एक साथ हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। छोटा सा दिखने वाला ये कारतूस पूरे भारत में गुस्से की चिंगारी बन गया। 6 मई 1857 मेरठ, 85 सिपाहियों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। कंपनी ने इन्हें कठोर सजा दी, 10 साल की कैद, और सबके सामने बेहिसाब बेइज्जत किया गया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ये भूल गई थी कि बेइज्जत किया गया भारतीय सिपाही सबसे खतरनाक होता है। 10 मई 1857 की सुबह मेरठ में क्रांति की आग भड़क उठी। सिपाही जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराते हैं, ब्रिटिश अफसरों पर हमला करते हैं और दिल्ली की ओर कूच करते हैं। दिल्ली में बुजुर्ग बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया जाता है, और यहीं से शुरू होता है 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम। मेरठ से उठी आग दिल्ली पहुंची। गंगा यमुना के मैदान में हर जगह गूंज रहा था, मारो फिरंगियों को। दिल्ली में सिपाहियों ने लाल किले का रुख किया। वहां बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर वर्षों से ब्रिटिश निगरानी में थे, लेकिन 11 मई 1857 को उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। यानी अब ये बगावत एक संगठित युद्ध बन चुकी थी। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट। उम्र के इस पड़ाव में वह राजनीति से लगभग दूर रहते थे,
लेकिन सिपाही उनके पास आए और उन्होंने बगावत को अपनी स्वीकृति दी, ये जानते हुए कि नतीजा हार भी हो सकता है। आखिरी दिनों में जफर ने लिखा, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में दफन होने को। उनका जीवन भारतीय आजादी की पहली लड़ाई का मौन प्रतीक बना। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिनके साहस के किस्से आज भी बच्चों को किताबों में सुनाए जाते हैं, तलवार उठाकर मोर्चे पर उतर आई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ वाक्य नहीं थे बल्कि भारतीयों के दिल की पुकार बन गए थे। 1857 की क्रांति देश भर में चिंगारी की तरह फैल गई थी। इसमें कई नाम अमर हो गए, जैसे मंगल पांडे, तात्या तोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये उस सपने के रखवाले थे जिसे आजादी कहा गया। इस क्रांति ने ब्रिटिशर्स को ये एहसास दिला दिया था कि भारत को सिर्फ ताकत से दबाया नहीं जा सकता, लेकिन आजादी की जंग अब नए मोड़ पर आने वाली थी, तलवार और बंदूकों से हटकर कलम और संवाद की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय 1885 में शुरू हुआ, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। आज हम जिस पार्टी को राजनीतिक नजर से देखते हैं, उसका जन्म दरअसल एक आंदोलन के रूप में हुआ था। उस समय उसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद और सुधार की मांगे करना था, हिंसा नहीं बल्कि समझौते और वार्ता के जरिए। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ब्रिटिश अधिकारी जिन्हें भारतीयों के भीतर बढ़ते असंतोष का अंदाजा था और जो मानते थे कि अगर जनता की आवाज को एक संगठित मंच नहीं मिला तो ये हिंसा में बदल सकती है। इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से ये साबित किया कि कैसे ब्रिटेन भारत से उसकी संपत्ति और संसाधन को निकाल रहा है। 3 बार कांग्रेस की प्रेसिडेंसी बनाए रखने के बाद हर बार भारत की आर्थिक आजादी के लिए इन्होंने आवाज उठाई। विलियम वेडनबर्ग, एक और ब्रिटिश सहयोगी जिन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की और भारतीय मुद्दों को समझने और उठाने में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस शुरुआत में मॉडरेट्स के नियंत्रण में थी। इनके तरीके शांतिपूर्ण थे, जैसे याचिकाएं, ज्ञापन और ब्रिटिश संसद में बहस। लेकिन ये वही संस्थान है जिसने धीरे धीरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को संगठित किया, दिशा निर्देशित और अंततः निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। 1905 में स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट ने रफ्तार पकड़ी। जब अंग्रेजी सरकार ने बंगाल का विभाजन किया तो देश के दिल पर सीधा वार हुआ। लोगों ने विदेशी वस्त्र, विदेशी सामान का बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाया, और पहली बार आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ा गया। बंगाल पार्टीशन के पीछे थे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 1899 से 1905 तक भारत के वाइसरॉय का पद संभाला। उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असल में ये था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, यानी कि डिवाइड एंड रूल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुमत, पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुमत, यानी एक ही देश के दिल में धर्म के नाम पर दरार डाल दी गई। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल आधिकारिक तौर पर 2 हिस्सों में बट गया। देश भर में इसका विरोध हुआ, जुलूस निकले, सभाएं हुई, गली गली में वंदे मातरम गूंजने लगा। लोगों ने विदेशी वस्त्र जलाए, अंग्रेजी सामान फेंक दिए। इस बहिष्कार ने सिर्फ बाजार नहीं, दिमाग भी और दिल भी बदल दिए। पहली बार आम जनता ने यह महसूस किया कि अगर हम विदेशी सामान छोड़ सकते हैं तो विदेशी शासन भी छोड़ सकते हैं। इसी दौरान एक पॉलिटिकल पावर उभरी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1906 में ढाका में ये स्थापित हुई। शुरुआत में इसका उद्देश्य था मुस्लिम राजनीतिक हितों की रक्षा करना। पहले तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसके रुख ने पाकिस्तान आंदोलन की नींव डाल दी। इसका प्रस्ताव नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन में रखा था। बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति में 2 अलग अलग भूमिकाएं निभाई। 1906 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1920 तक एक्टिव रहे। 1913 में मुस्लिम लीग में भी शामिल हुए और कुछ समय तक दोनों दलों में बने रहे। अमेजिंग। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से इनकी डिसएग्रीमेंट के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी।
इसके बाद वो मुस्लिम लीग के नेता बने और पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 1947 में फादर ऑफ पाकिस्तान कहे गए। बंगाल पार्टीशन के ठीक एक साल बाद यानी 1906 में कैलकाटा फ्लैग को लहराया गया, जो ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल नीति के खिलाफ एक चुनौती था। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगर्ड में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। साल 1917 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी और गंगाधर तिलक का वो प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। बॉम्बे कोऑपरेटिव स्टोर्स जैसे इनिशिएटिव्स ने इकोनॉमिक फ्रीडम की ओर पहला ठोस कदम भी उठाया था। इसी मूवमेंट में इंडियन फ्लैग का एक नया वर्जन सामने आया। साल 1915 एक ऐसा व्यक्तित्व भारत की मिट्टी पर कदम रखता है जो आने वाले समय में इस देश की स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा बनने वाला था, मोहनदास करमचंद गांधी। भारत में उनका स्वागत एक आशा की किरण की तरह हुआ। स्टेशन पर उमड़ी भीड़, जयकारों की गूंज ये संकेत कर रहे थे कि भारत अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले न केवल एक महान नेता थे बल्कि वो गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे। गांधी जी अक्सर कहते थे, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु हैं जिनसे मैंने धैर्य, व्यवहार और जन सेवा का असली अर्थ सीखा है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। इस सत्याग्रह के चलते टिन कठिया प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने उपवास का सहारा लिया और आखिरकार मिल मालिकों को मजदूरों की मांगे माननी पड़ी। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने सरदार पटेल और किसानों के साथ नारा दिया, कर नहीं देंगे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और प्रभावित किसानों को कर में छूट मिली। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, जिसके अंदर किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। ये वही चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आक्रोश भड़का दिया और आने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड का रास्ता तैयार कर दिया। वैसाखी का वो दिन जब हजारों लोग सभा के लिए जमा हुए थे, जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 10-15 मिनट तक हुई लगातार फायरिंग के चलते हजारों लोग शहीद हुए, जिनमें शामिल थे औरतें और बच्चे भी। इस क्रूरता के चलते जनरल डायर को अमृतसर का कसाई की उपाधि से नवाजा गया। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उनकी ये साहसिक प्रतिक्रिया भारत के सांस्कृतिक और नैतिक प्रतिरोध की मिसाल बनी। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि समय आ गया है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा, हम अंग्रेजों को ये एहसास कराएंगे कि भारत उनके सहयोग के बिना भी चल सकता है। ये आंदोलन केवल विरोध नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर पहला बड़ा कदम था। ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सीधा संदेश दे रहा था कि भारत अब जग चुका है। पहली बार भारत ने अपनी ताकत देखी, एक शांतिपूर्ण, विशाल और अजेय विद्रोह। मगर चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने एक चौंकाने वाला फैसला किया, आंदोलन को तुरंत रोक दिया। उनका मानना था कि हिंसा आजादी की लड़ाई को दूषित कर देगी। चौरी चौरा कांड के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ब्रिटिशर्स को खुली चुनौती दी और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1921 में पिंगली वेंकैया ने आजादी की लड़ाई को पहचान दी और कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को भारत का झंडा प्रस्तुत किया। यही डिजाइन आगे चलकर भारत के तिरंगे की नींव बनी। गांधी जी और अन्य सत्याग्रही साबरमती आश्रम से समुद्र किनारे दांडी तक 390 किलोमीटर पैदल चले। लक्ष्य था नमक कानून को तोड़ना। Within weeks, Gandhi moved into action with his historic Salt March. 1928 में साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया, मगर पुलिस के लाठीचार्ज द्वारा उनकी मृत्यु हो गई।
लाहौर रेजोल्यूशन में मोहम्मद अली जिन्ना का रुख अब कांग्रेस से अलग हो चुका था। मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है जिसका अपना धर्म, संस्कृति और परंपराएं हैं। ये प्रस्ताव आगे चलकर पाकिस्तान की नींव बना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद गांधी जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अंग्रेजों को अब भारत छोड़ना होगा। यह आंदोलन देशव्यापी विद्रोह में बदल गया। नेता जेल चले गए, प्रेस पर पाबंदी लगी, लेकिन जनता ने अपनी लड़ाई जारी रखी। करो या मरो, डू और डाई, गांधी जी का वो ऐतिहासिक आह्वान जिसने हर भारतीय के दिल में आग जलाई। इसका मतलब था आजादी या तो अभी मिलेगी या फिर इसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। Since the British were not willing to let India defend herself by forming a national government, Gandhi called upon them to quit India and prepare to organize Satyagraha. Addressing the historic session of the All India Congress Committee in Bombay on August 7, 1942, Gandhi said, "Our quarrel is not with the British people, we fight their imperialism." And he administered an incantation, "Do or die. We shall either free India or die in the attempt." The Quit India resolution was passed on August 8, 1942. In the early hours of the very next morning, Gandhi and all the top Congress leaders were roused from their beds and carried to places of internment. 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय और बाकी नेताओं ने हिंदू महासभा की स्थापना करी, इस उद्देश्य से कि मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बना सके। गांधी जी के आंदोलनों की पद्धति से ये असहमत थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका सक्रिय समर्थन नहीं था। 40 के दशक तक हिंदू महासभा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की आलोचक बन चुकी थी और हिंदू राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ा रही थी। राजनीति में कभी-कभी अजीब गठबंधन बनते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे, बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री बने। शुरुआत में फजलुल हक के नेतृत्व में और बाद में मुस्लिम लीग की सीधी अगुवाई में ये सहयोग जारी रहा। जब कृषक प्रजा पार्टी की सरकार गिरी, मुस्लिम लीग ने सत्ता संभाली और ये अनोखा गठबंधन कायम रहा। 1939 में कांग्रेस ने वर्ल्ड वॉर II में भारत को बिना पूछे झोंके जाने के विरोध में अपनी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। इससे राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ और कांग्रेस विरोधी दलों को मौका मिला। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों उस समय कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देना चाहते थे और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने अस्थायी रूप से हाथ मिला लिया। गांधी जी के तरीकों से असहमति के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनके शब्द आज भी जोश भरते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 3 जून 1947 एक ऐसी तारीख जिसने करोड़ों का दिल तोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने भारी मन से विभाजन स्वीकार किया। उनकी उम्मीद थी कि यह फैसला हिंसा को रोक देगा और शांति लाएगा, मगर पूरा देश जानता था कि ये कीमत बहुत बड़ी है। There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. And the only alternative to coercion is partition. I must earnestly appeal to every community, and particularly to Muslim India, to maintain peace and order. It is with no joy in my heart that I commend these proposals to you, though I have no doubt in my mind that this is the right course. For generations we have dreamt and struggled for a free and independent, united India. 18 जुलाई 1937 ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। ये था भारत में ब्रिटिश राज का कानूनी अंत और इसी के साथ तय हो गया कि 15 अगस्त को भारत आधिकारिक रूप से आजाद होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज, आजाद हिंद फौज का संघर्ष,
गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब ने ब्रिटेन पर भारी प्रभाव डाला। साथ ही हिंदू मुस्लिम तनाव और मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग तेज हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर II के बाद इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली रूप से कमजोर हो चुका था ब्रिटेन और अब भारत पर राज जारी रखने की स्थिति में नहीं था। ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। दोनों देशों को पूरी तरह से विधायी स्वतंत्रता मिली और बाकी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुता खत्म हो गई। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का अधिकार दे दिया गया था। अंग्रेजी वकील सर साइरिल रैडक्लिफ को सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने पहले कभी भारत देखा तक नहीं था और उनके पास सिर्फ 5 हफ्ते थे ये काम करने के लिए। उनके फैसलों ने पंजाब और बंगाल को चीर कर रख दिया था और इसके साथ ही भड़क उठी थी विभाजन की वो आग जिसने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक, करीब 1.5 करोड़ लोग नए बनाए गए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार कर रहे थे। हर डब्बा, हर काफिला आंसुओं और बिछड़ने की कहानियों से भरा हुआ था। यह आज़ादी का जश्न था, लेकिन साथ ही एक गहरी त्रासदी भी थी। हर मोड़ पर कोई रोता, कोई भागता, कोई छिपता। करीब 10 से 20 लाख जाने भीड़ की अराजकता और नफरत की आग में हमेशा के लिए खो गईं। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए भाग रही थीं। बुजुर्गों की आंखों में पुरानी मिट्टी की आखिरी झलक थी। हर कदम के साथ पीछे छूट रही थी पीढ़ियों की यादें और सामने था एक अनजान कल। ये इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन था। और फिर सालों की लड़ाई, त्याग और बलिदान के बाद अंग्रेजी हुकूमत का अंत नजदीक आया। 15 अगस्त 1947 देश ने आज़ादी की सुबह देखी, पर उसी सुबह लाखों लोगों ने अपने अपनों को खोने का दर्द भी महसूस किया। ये थी एक ऐसी आज़ादी जो खुशी और गम दोनों साथ लेकर आई। To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. The midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The Constituent Assembly paid a tribute to Mahatma Gandhi, the architect of Indian freedom, and assumed power for the governance of India. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, said, "With the appointed day, people gathered to welcome the dawn of a new age and witness the peaceful transfer of power." Lord Mountbatten became the first Governor-General of the Dominion by the will of the sovereign people of India. After hoisting the national flag, the first servant of the Indian people addressed from the ramparts of the Red Fort the 500,000 gathered below. On this day, our first thoughts go to the father of our nation, who held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. The rumblings of communal frenzy could be